बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक होगा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बात क्या करेंगे हम लोग, आज बात होगी सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना आएगा और टॉर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है कि एक एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो किसी भी पॉइंट पे, एक रीजन में किसी भी पॉइंट पे ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ई। या मैग्नीट्यूड है ई न्यूटन और कूलम। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल हम लोग समझते हैं, पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि डाइपोल क्या होता है। जब इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस से हम लोग कैप्ट करके एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ रखते हैं तो पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो एज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज। इसी डाइपोल का सेंटर क्या हो गया, ये हो गया डाइपोल का सेंटर O। ये वाला भी डिस्टेंस कितना, A, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना, A। तो हमको क्या निकालना है, इस पे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़े हैं। टॉर्क कैसे निकालते हैं 11th क्लास में। टॉर्क बेसिकली होता क्या है, टॉर्क इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच कॉजेज रोटेशनल मोशन। पढ़े हम लोग बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले इसमें फोर्स लिखते हैं। तो ये बताओ बच्चों, हम पढ़े हैं क्या कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल फील्ड में या किसी फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फील्ड है एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल Q है, यहाँ पे रखे हैं, एक्सटर्नल फील्ड E में रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F। और F का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू E। हम लोग पढ़े हैं कि F बराबर कितना होता है, Q इंटू E। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कब, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और जब चार्ज निगेटिव होता है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, पीछे की तरफ। कितना लगेगा, F बराबर कितना लगेगा, Q इंटू E। यानी इस पे कितना लगा, QE, इस पे भी कितना लगा, QE। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसीलिए जितना वैल्यू यहाँ पे E का होगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे E का होगा। तो ये फोर्स हटा के सिर्फ फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो QE आगे लगेगा और यहाँ पे QE कितना लगेगा, यहाँ पे QE पीछे लगेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो दोनों फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल। QE ये भी है और QE ये भी है। तो इस टाइम पे इस पूरे सिस्टम पे जो डाइपोल है, डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा F नेट इस टाइम इस पूरे सिस्टम पे कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कपल।
पढ़े हम लोग 11th क्लास में, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, दोनों को क्या बोला जाता है, फोर्स कपल बोला जाता है। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फोर्स कपल है तो इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन टॉर्क तो आएगा, टॉर्क हमको कंसीडर करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे टॉर्क निकालने से पहले क्या हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद करो थोड़ा सा 11th क्लास में, कि मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स हो गया F और ये एक फोर्स नीचे से लग गया F, यानी कि दोनों क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, फोर्स कपल। तो हम एक कंसेप्ट बताए थे, या हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे कि जो फोर्स कपल होता है उसका जो टॉर्क होता है, यानी कि जो फोर्स कपल के कारण किसी ऑब्जेक्ट पे जो टॉर्क आएगा वो क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कि यानी कि हम किस पॉइंट से टॉर्क लिख रहे हैं उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी पॉइंट से टॉर्क लिखेंगे तो हर एक पॉइंट से जो टॉर्क का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तुम कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। एज्यूम करो पहले यहां से टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला याद है, 3 फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। टॉर्क का एक जनरल फॉर्मूला होता है टाउ बराबर कितना, R क्रॉस F, याद करो। या ये क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला R परपेंडिकुलर इंटू F, या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F परपेंडिकुलर इंटू R। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लगाते हैं R परपेंडिकुलर इंटू F। किसके अबाउट, इसके अबाउट। देखते हैं कि टॉर्क सब जगह से सेम आएगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेगो इस रोड पे, किसी भी पॉइंट से टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स कितना है F और डिस्टेंस कितना है L, तो टॉर्क कितना आएगा, टाउ बराबर कितना हो गया, F इंटू L। क्लियर है। अगर यहां से भी लिखते हैं, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 का, कि इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका R 0 हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो बेसिकली टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अगर इस पॉइंट से लिखे तो इसका टॉर्क 0, इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, F, और लेंथ कितना है L, तो F इंटू L। अगर किसी जनरल पॉइंट से भी लिख लेते हैं, मान लो ये पॉइंट हो गया P, यहां से टॉर्क लिखते हैं तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, जूम कर, ये वाला लेंथ x है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। चलो टॉर्क लिखो। यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा ये क्या करेगा, इसको नीचे लाएगा, ये क्या करेगा, इसको ऊपर लेकर के जाएगा। यानी कि यहाँ पे टॉर्क ऐसे और ऐसे, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का सेंस क्या है, सेम। ये समझने वाली बात है। ये भी इसको नीचे खींचेगा, ये भी क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रोटेट करेगा, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रोटेट करेगा। यानी कि दोनों की टेंडेंसी क्या है, सेम है। तो टॉर्क ऐड होगा। इसका टॉर्क लिखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है F, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L माइनस एक्स। इस फोर्स का टॉर्क क्या लिखेंगे, F, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इंटू एल माइनस F इंटू एक्स प्लस F इंटू एक्स, कैंसिल आउट, यानी टॉर्क कितना हुआ, F इंटू एल। यानी यहां से हम लोग क्या सीखे कि अगर हमको किसी भी पॉइंट से टॉर्क लिखना होगा तो वो टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा और हमेशा वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। ऐसा कब होता है, जब हम लोग एक फोर्स कपल के लिए जो टॉर्क लिखते हैं वो फोर्स कपल का टॉर्क पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, या जिस पॉइंट से हमको लिखना है उस पॉइंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर बात। ये बताना इसलिए था, ये पहले हम लोग पढ़े थे, ये इसलिए बता रहे थे क्यों, क्योंकि अगर हमको इस सिस्टम पे टॉर्क लिखना है, इस डाइपोल पे अगर हमको क्या लिखना है, अगर डाइपोल पे टॉर्क का वैल्यू लिखना है तो ये भी क्या है, फोर्स कपल है, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका भी जो टॉर्क होगा वो पॉइंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कि किसके अबाउट टॉर्क लिखते हो, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लिखोगे उतना ही आएगा, पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखोगे उतना ही आएगा, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो क्या होगा, उतना ही आएगा। अब तुम कंसीडर कर लो, सेलेक्ट कर लो कि तुम किस पॉइंट के अबाउट लिखना चाहते हो। मान लो A हो गया, O हो गया और B हो गया। लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट, क्या लिखे बताओ, किस पॉइंट के अबाउट, किसी के अबाउट लिखेंगे सेम आएगा रिजल्ट। किसके अबाउट लिखते हैं, बोलिए, चलो A के अबाउट A, ये पॉइंट A के अबाउट क्या लिखेंगे, चलो जो टॉर्क होगा
वो क्या होगा, अभी वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखते हैं टॉर्क का। अगर इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो होगा क्या, इस फोर्स का, अगर ये फोर्स इसी पॉइंट से पास करेगा तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अरे फोर्स उसी पॉइंट से यानी कि r 0, तो इसका टॉर्क 0। बचा सिर्फ कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स। और r क्या होगा, यहां से लेकर के क्या, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a, यानी कि यहां से लेकर के यहां का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2a। क्लियर बात। यानी कि अगर टॉर्क लिखना है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर कितना, r क्रॉस क्या होता है, f। क्लियर है। यानी कि टाउ का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर एफ इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। यानी कि यहां से अगर टॉर्क लिखना है, टाउ आर का वैल्यू कितना हो गया, यहां से यहां का वैल्यू कितना, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है। अब एंगल कितना है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है, एज्यूम कर लो थीटा एंगल बनाता है। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, फोर्स का आर का वैल्यू कितना, 2a। एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, Q इंटू ई। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 2a। फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। और यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखो 2a इंटू क्यू, 2a क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और q क्या हो गया, a का मैग्नीट्यूड। हम लोग पढ़े हैं q इंटू 2a, किसी एक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये जो हमारा q इंटू 2a जो हो गया वो क्या बन गया, p, यानी क्या हो गया, pe साइन थीटा। अब बताओ ये तो हमारा क्या हुआ, ये जो टाउ हुआ, ये टॉर्क हुआ। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किए यहाँ पे, यानी कि टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब ये बताओ हम इस पीई साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। अरे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वेक्टर होता है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी कि इसको हम पढ़े कि नहीं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। यानी ए बी साइन थीटा को क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी। लेकिन ये बताओ अगर हम आप लोगों से पूछें कि बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये भी क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी कि अगर हमको पीई साइन थीटा दिया हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं और ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा कि ई क्रॉस पी होगा। तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं या टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं। टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू बताओ, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, ये वाला आर, ये माइनस क्यू चार्ज है, देखो ये वाला आर, और फोर्स किधर है ये, तो क्या लिखेंगे आर और एफ ही होगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारा आर ऐसे जा रहा है, ये वाला आर हो गया और ये क्या हो गया एफ, यानी क्यू ई। अच्छा ये बताओ अगर हम यहाँ पे पीई लिखे, इसको ड्रॉ भी करें तो पी किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पी का डायरेक्शन भी किधर हुआ, आर के डायरेक्शन में, और ई किधर है, फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि ये हो गया पीई। तो हमको अगर आर क्रॉस एफ लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, पी क्रॉस ई लिखना होगा। क्लियर है बात। अगर हम ई क्रॉस पी लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एफ क्रॉस आर बन जाएगा। यानी कि अगर टॉर्क का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ के फॉर्म में लिखते हैं या आर क्रॉस एफ के टर्म में लिखते हैं, राइट हैंड थर्म से हम लोग निकाल भी सकते हैं, आर क्रॉस क्या एफ, आर के साइड में हैंड को रखेंगे और किधर रोटेट करेंगे, एफ के साइड में, तो जो थंब होता है वो क्या बताता है हमको, टॉर्क का डायरेक्शन बताता है। वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं पी क्रॉस ई, पी के डायरेक्शन थंब को रखो और ई के डायरेक्शन में रोटेट करो तो थंब क्या बताएगा, पी क्रॉस ई का डायरेक्शन बताएगा। यानी यहाँ पे आर क्रॉस एफ जो है वो किसके डायरेक्शन में होगा, पी क्रॉस ई के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो होगा हमको टॉर्क लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कितना लिख सकते हैं, यानी कि जो टॉर्क हुआ टाउ निकल के आया वो टाउ कितना हो गया, पी क्रॉस। यानी कि हम क्या समझेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे रखा हुआ है,
अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पे लगने वाला जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कितना बनेगा, P क्रॉस E के बराबर होगा, जहां पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन P एंड E। क्लियर है बात। अच्छा ये बताओ, अगर क्या हम इसको O के अबाउट लिखते तभी यही आंसर आता, ऑब्वियस ही बात है। देखो O के अबाउट अगर लिखते तो इसका टॉर्क लिखते हैं, इस फोर्स का क्या होता है, फोर्स R क्रॉस F, यानी R कितना है A और F कितना है QE, यानी कि A इंटू, देखो अगर लिखना चाहते हो, अगर यहाँ पे सेकेंड मेथड लिख करके लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 टाउ नेट लिखेंगे, क्या अबाउट पॉइंट O, अगर किसी को लिखना हो कि अबाउट पॉइंट O लिखेंगे तो क्या होगा, चलो लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ वन क्या हो जाएगा, R क्रॉस F, R कितना है A, F कितना हो गया Q इंटू E, इसका भी क्या हो जाएगा, R क्रॉस F, R कितना है A और F कितना हो जाएगा Q इंटू E, A क्रॉस Q इंटू E, लिख सकते हैं। अब देखो एंगल दोनों का सेम होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल, तो क्या लिखेंगे, A इंटू क्यू ई प्लस क्या हो जाएगा, A क्रॉस क्यू ई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, A इंटू क्यू ई साइन थीटा प्लस A इंटू क्यू ई साइन थीटा, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 2A इंटू क्यू ई साइन थीटा। अब ये बताओ, ये फिर क्या हो गया, 2A इंटू क्यू, P बन जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा, यानी कि जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, P क्रॉस E बन जाएगा, ये हमारा टॉर्क निकल गया। तो आप कैसे भी लिखो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं, आप इतना ही लिखो जितना हम बताए हैं, यानी कि अगर हमको क्या बताना होगा, अगर हमको ये बताना हो कि अगर एक डाइपोल है जिसको हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो टॉर्क कितना आता है, टाउ बराबर P क्रॉस E, अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना आएगा, PE साइन थीटा। क्लियर है बात, रफ कर दे, इसको रफ कर दे। अच्छा ये बताओ, इसके पहले थोड़ा एक और चीज, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। अगर यहां पे लिखें, अगर हम ये देखें कि क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर टॉर्क का बात लिखें, क्या फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ये बताओ P का वैल्यू कांस्टेंट है, E का वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और डाइपोल मोमेंट भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी कि जब साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, और साइन थीटा का वैल्यू जब जीरो तो टॉर्क क्या होगा, जीरो, इजीली लिख सकते हैं, यानी कि जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मिनिमम होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा, और अगर हमारा साइन थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो टॉर्क कितना होगा, जीरो। अच्छा ये बताओ, तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, 90 पे और 270 पे, तो क्या लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि थीटा जब क्या होगा 90 डिग्री, तो उस टाइम जो हमारा टॉर्क बनेगा यानी कि टाउ मैक्स बनेगा, और टाउ मैक्स कितना होगा, P इंटू ई, क्या है कि साइन 90 कितना होता है, PE इंटू साइन 90, और साइन 91, तो टाउ मैक्स कितना होगा, P इंटू। क्लियर है। जीरो कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो, तो क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE इंटू साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो, एक जीरो पे होगा और एक कितना पे होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे भी हमारा जो टॉर्क होता है उसका वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है 180 डिग्री पे, तो इसीलिए टॉर्क क्या होगा, जीरो। अच्छा ये बताओ,
अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझना है, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, कितने टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का बात करें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का बात करें तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। एक क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और एक क्या होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये बताओ, अगर हम डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो यहाँ पे इस पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा कितना है, जीरो। तो क्या ही हमारा डाइपोल कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, नहीं करेगा। ये क्या होगा, सिर्फ रोटेट कर सकता है। यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर सकता है, आगे करे यानी कि क्लॉकवाइज करे, या फिर क्या करे एंटी क्लॉकवाइज करे। कभी ये आगे ऐसे ट्रांसलेट नहीं होगा या ऊपर नीचे ट्रांसलेट नहीं होगा। तो क्या ये कोई ऐसा कंडीशन होगा जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा। कंडीशन क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, जब नेट टॉर्क जीरो, यानी कि जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे होगा। और नेट टॉर्क जीरो कब होता है, जब थीटा बराबर कितना 0 डिग्री और थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। थीटा बराबर जीरो का वैल्यू, जीरो का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर जीरो का मतलब हुआ कि जब जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाए। यानी कि यहां पे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और जब इसको रोटेट कर दो यानी कैसा बन जाए, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यानी कि डाइपोल मोमेंट ऐसे आ गया। यानी कि क्या है, ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक क्या होता है न्यूट्रल एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, कब अनस्टेबल पे होगा, अभी डिस्कस नहीं करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ाते हैं या इस पे एक दो क्वेश्चन कराते हैं। जब अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, इसी लेक्चर में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। जब इस डाइपोल का हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एनर्जी से रिलेट करके बताएंगे। ऐसे ही बताएंगे, हम लोग पढ़े थे ना कि जब किसी पार्टिकल को अगर उसके पोजीशन से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, आगे या पीछे डिस्प्लेस करते हैं, अगर वो क्या होता है, अगर वो मूव करके अपने मीन पोजीशन पे आता है, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो इस टाइप के यानी कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। अगर क्या करें, अगर इस टॉर्क को, इस डाइपोल को अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे स्लाइड करें इस पोजीशन से, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, समझो ध्यान से, थोड़ा बता ही देते हैं। अगर इसको थोड़ा ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, मान लो ऊपर स्लाइड करें कि थीटा एंगल से, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे आने की। अरे जैसे ये इसको खींचेगा, इसकी टेंडेंसी किधर होगी, फिर वही मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होगी। अगर नीचे भी करेंगे तो खींचेगा तो कहाँ पे, मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होगी। अरे ऑब्वियस बात है, मान लो यहाँ पे एक रॉड बांध दो, यहाँ पे एक धागा बांध दो, इसको खींचो, जैसे खींचेंगे कहाँ पे आएगा, अपने मीन पोजीशन पे आएगा। अगर ये मीन पोजीशन पे है, इसको थोड़ा सा रोटेट करो, ये खींचेगा तो फिर कहाँ पे आएगा, अपने मीन पोजीशन पे। अगर नीचे भी रखोगे खींचेगा तो कहाँ पे आएगा, मीन पोजीशन पे। यानी कि अगर इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे डिस्प्लेस करते हो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। यानी कि जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस केस में देखो, अगर इस केस में यहाँ पे QE आगे लगेगा फोर्स, यहाँ पे QE किधर लगेगा, पीछे लगेगा। इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे, देखो थोड़ा सा भी, इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो ये QE क्या है, इसको इधर खींच रहा है और ये QE इसको उधर खींच रहा है, यानी कि मीन पोजीशन से दूर जाएगा। ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये वाला कंडीशन कि यहां पे रखा हुआ है, थोड़ा सा भी इसको आगे या पीछे डिस्प्लेस करोगे तो वहां से दूर जाएगा। यानी ये कौन सा कंडीशन है, ये अनस्टेबल है। यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा, स्टेबल। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में एनर्जी से रिलेट करके। और जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 180, तो कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा, अनस्टेबल। यानी यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे क्या बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। इस पे एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लें। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फेमस क्वेश्चन है। अच्छा एज्यूम करो, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है,
एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। इस चार्ज पे मास कितना है एम, इस पे का भी मास कितना है एम। इसको कहाँ पे रखे हैं, इसको ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखे हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेंटर ओ हो गया, ये डिस्टेंस भी ए और ये वाला डिस्टेंस भी ए। अभी एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल से इसको क्या किए हैं, यहां से रिलीज कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डाइपोल, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डाइपोल जस्ट आफ्टर द रिलीज। यानी कि जैसे इसको रिलीज करते हैं तो इस डाइपोल के पास, इस डाइपोल का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा। बनाओ, क्या है हमारे पास, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल पे चार्ज कितना है प्लस क्यू और माइनस क्यू, मास दोनों का कितना है एम, सेंटर है वो कितना एंगल बनाया है थीटा, और यहाँ पे क्या है, इस सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना दिया है ए। अब इसको रिलीज करते हैं, ऑब्वियस ही बात है जैसे रिलीज करेंगे ये क्या करेगा, ये क्यू ई आगे फोर्स लगाएगा, ये क्यू ई क्या करेगा पीछे फोर्स लगाएगा, यानी इसकी टेंडेंसी होगी आगे जाने की। अब इसकी जैसे टेंडेंसी होगी ऐसे रोटेट करके आगे जाने की, यानी इसके पास क्या होगा, इसके पास एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, अल्फा आएगा। तो हमको क्या बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा जस्ट आफ्टर द रिलीज, जैसे रिलीज करते हैं उस टाइम। बन गया, आई थिंक बन गया होगा। चलो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। वी नो दैट कि टाउ बराबर कितना होता है पी क्रॉस ई, ये तो हम लोग पढ़े हैं। यानी कि टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब P का वैल्यू कितना हो जाएगा Q इंटू 2a, यानी कि टाउ बराबर कितना लिखेंगे Q इंटू 2a इंटू क्या हो जाएगा Q इंटू 2a इंटू ई, इंटू क्या लिख देंगे साइन थीटा। अब टाउ, अच्छा टाउ बराबर क्या लिखते हैं आई अल्फा, याद है ना, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, आता है हम लोग को। यानी कि टाउ बराबर कितना हो जाएगा आई अल्फा, ये पढ़ा हुआ चीज है 11th क्लास रोटेशनल मोशन। टाउ बराबर कितना हो जाएगा आई अल्फा, टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q इंटू 2a इंटू ई इंटू क्या हो गया साइन थीटा। अब I का वैल्यू किसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मास कितना है m और a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे m a स्क्वायर। इसका भी लिख सकते हैं मास कितना है m और डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, इंटू क्या हो गया अल्फा, इंटू क्या हो गया q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2ma स्क्वायर अल्फा इंटू q 2ae इंटू क्या हो गया साइन थीटा। अब देखो एक ए से ये कैंसिल आउट, यानी यहां से अगर अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2QE साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, यानी कि QE साइन थीटा डिवाइडेड बाई m इंटू ए, डिवाइडेड बाई m इंटू QE साइन थीटा डिवाइडेड बाई m इंटू ए। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू देता जाएगा तो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते जाएंगे। अगर मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर छोड़ेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा QE बाई m। अगर मान लो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देगा तो साइन 31/2 यानी कितना हो जाएगा QE बाई 2ma। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसी जनरल एंगल के लिए, यानी कि हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन आया जस्ट आफ्टर द रिलीज वो कितना आया QE साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना m। क्लियर है बात, क्लियर है बात, रफ कर दें, हो गया।
चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है, फिर लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर देखो, एज्यूम करो कि हमारे पास फिर क्या है, ऐसा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें फिर हम लोग एक डाइपोल को रखे हैं, -q + q। इसका भी मास m है, इसका भी मास कितना है m। इसको अभी इनिशियली ये कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। इसको रिलीज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जैसे रिलीज करेंगे ये कहाँ पे होगा, किधर आएगा, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, यानी कि सीधा होगा। जैसे इसको सीधा होगा यानी कि इसकी टेंडेंसी होगी कहाँ रोटेट करने की, इसे रोटेट करके पैरेलल आने की। अब जैसे यहां से यहां आएगा, इसके पास क्या है, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का मतलब क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन से क्या आएगा, एंगुलर स्पीड। यानी कि जब ये इसके पैरेलल आ जाएगा, समझना ध्यान से, यानी कि यहाँ पे ओमेगा 0 है, लेकिन जैसे ये इसके पैरेलल आएगा, पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो गया, 0। हम लोग पढ़े हैं जब इसके पैरेलल आ जा रहा है। तो क्या यहां से यहां आने में इसका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा तो इंक्रीज करेगा, यानी कि जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगा कुछ ना कुछ ओमेगा हो जाएगा। अब ये सी बात है, मान लो रोटेट करना शुरू किया, जैसे ये यहां से यहां आया, जब यहां पे आएगा तो टॉर्क 0, लेकिन इसके पास क्या है, एंगुलर स्पीड हो जाएगा, जिससे किधर रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, नीचे जाने की टेंडेंसी होगी। यानी कि ये जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल यहां से क्या जाएगा, नीचे। अब जैसे ये नीचे जाना शुरू होगा, टॉर्क किधर आना शुरू होगा, ऊपर, यानी अपोज करेगा। यानी किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के इसका फिर ओमेगा कितना हो जाएगा, 0। यानी ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द कंडीशन at which motion is SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप उसके बाद लिखाना है एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। हमको कंडीशन बताना है कि कौन से कंडीशन पे, वो कौन सा कंडीशन होगा जिस टाइम इसका जो मोशन होगा, ये जो हमारा डाइपोल है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम कब बनेगा। और अगर एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। हो गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। एंगुलर एसएचएम है, ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं रहा है, तो एंगुलर एसएचएम का कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क कितना होगा, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो टाउ का वैल्यू कितना हो जाता है, PE इंटू साइन थीटा। माइनस के साथ लिख देंगे, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा। क्लियर बात। अब ये बताओ, हम लोग पढ़े हैं कि जो लीनियर एसएचएम होता है उसका कंडीशन क्या होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या F इज, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो F इज प्रोपोर्शनल टू x। एंगुलर एसएचएम का कंडीशन क्या होता है कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा या माइनस थीटा। यहाँ पे जो टॉर्क है, P तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, यानी जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये एसएचएम है, नहीं, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम अभी नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो हम जानते हैं कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। यानी कि हमारा टाउ कितना हो जाएगा, पीई, क्या साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, यानी कि पीई इंटू थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा टॉर्क आया वो क्या हो गया, वो थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। यहाँ पे जो टॉर्क है वो थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि अब ये जो हमारा डाइपोल है वो क्या करेगा, अब वो एसएचएम करेगा, एंगुलर एसएचएम। क्लियर है बात। यानी कि जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा मोशन है वो क्या हो गया, एसएचएम हो गया। तो कंडीशन क्या निकला कि जब थीटा क्या होगा, वेरी स्मॉल, यानी कि थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तब ये जो मोशन होगा वो एसएचएम होगा। अगर थीटा का वैल्यू साइन थीटा नहीं होगा तो एसएचएम मोशन नहीं होगा। कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।
ऑब्वियस सी बात है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, यहाँ से टाउ, टाउ को कैसे लिख लेंगे, आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा, और अल्फा बराबर कितना, टाउ का वैल्यू कितना है पीई इंटू थीटा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा पीई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई कितना आई। अब इसको कंपेयर करो इन एसएचएम, अल्फा का वैल्यू कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होता है थीटा, यानी यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं पीई डिवाइडेड बाई कितना आई। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू या ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर पी का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू इंटू टू ए इंटू ई डिवाइडेड बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर कितना होगा, अभी निकाले हैं, ये डिस्टेंस ए है ये भी ए है, तो एम इंटू ए स्क्वायर, एम इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2ma², 2 से 2 कैंसिल, 1 से ए कैंसिल, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई कितना हो गया एम इंटू। तो टाइम पीरियड कितना होता है टी बराबर कितना 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या ओमेगा। तो यहां से टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई कितना क्यू। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, रफ हो गया। तो यहीं से सेम टू सेम रिलेटेड चीज है, एक और चीज है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉर्क से रिलेटेड है, इसीलिए इसी के साथ पढ़ा देते हैं। क्लियर बात, ये तो सिंपल सा चीज है, टॉर्क निकालने आ गया, यानी कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है पी क्रॉस ई लगता है। मैग्नीट्यूड में क्या लिखे पीई साइन थीटा, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन पी एंड ई। क्लियर बात, इसको रफ कर दें। इसको रफ कर दें तो क्या लिखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे चार्ज के सिस्टम का, कितना होता है एक चार्ज पार्टिकल का नहीं होता है, 2 चार्ज के सिस्टम का होता है, कितना होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। कैसे कैलकुलेट किए थे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, सबसे पहले मैंने क्या किए थे, क्या कैलकुलेट किए थे वर्क डन। हम जानते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ा हुआ चीज है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ई। अब इसको कहां पे रखे हैं, इसको हम रखे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। हमको क्या बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ठीक है। एज्यूम कर लो कि अभी हम कहां पे रखे हैं, ये एंगल कितना है थीटा। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा 5, यानी क्या हो जाएगा माइनस U5 माइनस कितना UI। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि प्लस U5 माइनस कितना UI। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं क्या निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा वर्क डन निकालना होगा, और वर्क डन निकाल देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात, रफ कर दे इसको, चलो रफ कर दो। हमको क्या लिखना है वर्क डन, कैसे लिखेंगे,
अच्छा ये बताओ, चलो लिखते हैं वर्क डन। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, Q इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, प्लस Q चार्ज। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट कितना, डी एस। अगर नेट फोर्स ही 0 है तो नेट वर्क कितना होगा, 0। और नेट वर्क डन अगर 0 होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 0। यानी कि कोई फोर्स नहीं होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तब तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सोचिए कैसे निकलेगा। अच्छा ये बताओ, वो जो वर्क डन होता है, हम लोग 2 टाइप का वर्क डन पढ़े थे रोटेशन में। एक क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे ट्रांसलेशनल वर्क डन, जो डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ इंटू डी एस। और एक हम लोग क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे रोटेशनल वर्क डन, याद है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल वर्क डन है वो तो कितना होगा, 0, क्योंकि फोर्स कितना है, 0। अगर नेट फोर्स 0 तो ट्रांसलेशनल फोर्स का वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रोटेशनल वर्क डन। और रोटेशनल वर्क डन कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट वर्क डन बाई टॉर्क। रोटेशनल वर्क डन का मतलब क्या हुआ, टॉर्क के कारण किया गया वर्क डन। कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, टाउ इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। फोर्स किससे चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया टॉर्क से, और डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अब इसको एज्यूम कर लो कि यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्प्लेस किए हैं, कितना एंगल से, पीछे डिस्प्लेस करते हैं फर्दर डी थीटा एंगल से। टॉर्क किधर रहेगा, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो ना बाबू, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग डिस्प्लेस कैसे किए हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन इसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे जाने की। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, और टॉर्क किधर लग रहा है, नीचे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, अरे ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डाइपोल हुआ। यहाँ पे अगर हमारा फोर्स है, इसकी टेंडेंसी किधर है, ये खींच के इसको नीचे लेके जाएगा। हम इसको किधर डिस्प्लेस किए हैं, ऊपर की तरफ। यानी कि यहां से देखो, यहाँ से जो एंगल है ऊपर जा रहा है, थीटा, और टॉर्क किधर है, नीचे है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ से नेट टॉर्क डी डब्ल्यू, नेट वर्क कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा इंटू क्या हो गया, cos 180। और cos 180 कितना होता है, -1। यानी डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा माइनस टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा ये टाउ का वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, वी नो दैट कि टाउ बराबर कितना होता है, पी क्रॉस ई। मैग्नीट्यूड कितना, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा वर्क डन निकला डी डब्ल्यू, ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन निकला वो कितना निकला, माइनस पी इंटू ई इंटू क्या हो गया, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। अभी लिमिट नहीं लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे बाद में, लगा लेंगे θ1 से θ2। अभी जनरल इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर है, कहीं से कहीं लगा सकते हैं। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू क्या क्या कांस्टेंट है, माइनस पीई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टॉर्क कितना हो गया, माइनस पीई इंटू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई इंटू क्या, कॉस थीटा। बट वी नो दैट वर्क डन बाई कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये टॉर्क है तो कंजर्वेटिव ही होगा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का टॉर्क है। क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। क्लियर है, यानी कि यहां से क्या लिखेंगे, माइनस यू, एक को 0 ले लेते हैं, ये लिमिट जो भी लिखना, माइनस डेल्टा यू बराबर कितना हो गया, P इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि डेल्टा यू बराबर कितना हो गया, माइनस पीई
कॉस थीटा, यानी कि ये भी लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। अगर लिमिट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी लिमिट लगा सकते हो। लिमिट कहाँ से कहाँ लगा देंगे, थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ पे थीटा 2 से थीटा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लिखेंगे माइनस पीई कॉस थीटा, यानी कि ये भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, कितना हो जाएगा माइनस पी डॉट ई बनेगा। तो ये क्या हुआ, अगर हम लोग एक डाइपोल मोमेंट को या सॉरी एक डाइपोल को कहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां से हम लोग टॉर्क कैसे निकालें, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वर्क डन कंसीडर करेंगे। वर्क डन कितना हो जाएगा टाउ इनटू डी थीटा, क्योंकि रोटेशनल वर्क डन ही आएगा, ट्रांसलेशनल वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसको किसके इक्वल कर देंगे, जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर क्या लिखे माइनस पी डॉट ई। यहां से ही बताओ, इसको पहले लिख लो, लिखो इसको पहले, क्लियर है, रब करें, चलो रब कर देते हैं। अच्छा ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, जीरो कहाँ पे होगा, ये तो निकाल सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस पीई कितना कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1, तो अगर यहाँ पे +1 लिखेंगे तो पीई यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस पीई हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा प्लस पीई, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा कहाँ पे होगा मिनिमम पे होगा, यानी कॉस थीटा क्या होगा -1, यानी क्या हो जाएगा एट थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, और इसको पाई भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे यू बराबर कितना माइनस पीई इंटू कितना कॉस 180, यानी कि यू मैक्स यानी कितना हो जाएगा प्लस पी इंटू ई, यानी कि जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 180, 180 का मतलब क्या हो गया, ये जब क्या होगा इसके एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 180, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल को क्या रखते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डाइपोल क्या डाइपोल मोमेंट ऐसे, जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी कितना होगा प्लस पीई। मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस पीई इंटू कितना कॉस 0 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जब क्या हो जाए 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे यू बराबर कितना माइनस पीई, कब जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगा, जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होता है जब एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, यानी कि क्या लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री और 270, दोनों लिख सकते हो 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी कि कॉस थीटा 0, यानी कि यू कितना हो जाएगा माइनस पीई इंटू कितना कॉस 90, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 0। यानी 3 कंडीशन हुआ, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो उस टाइम पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा उस टाइम हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा यानी कि सीधा रख दें तो उस टाइम पे जो हमारा क्या है उस टाइम पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्लियर है बात।
तो ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए किस केस में, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस टाइम हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकलता है और कितना होता है। क्लियर है बात। अब यहां से पढ़ो किसका कंसेप्ट, यहां से पढ़ो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। देखना ध्यान से, दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पे क्या लिखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है अभी बताए हैं कि जब थीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री, जब टॉर्क के केस में बताए थे, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, वो केस कौन सा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था। अब जब थीटा का वैल्यू 180 था तो किसका केस था, अनस्टेबल का। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क दोनों रिलेट करके कैसे लिखेंगे। अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है कि टॉर्क टाउ बराबर 0, टाउ नेट बराबर 0। ठीक है, इसका भी कंडीशन होना चाहिए और इसका भी कंडीशन होना चाहिए। टाउ नेट बराबर कितना, 0। यानी कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है कि जब उसका नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। और नेट टॉर्क 0 कब होगा, दो एंगल पे, याद करो ना, नेट टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा। टाउ नेट कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। और साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 और क्या 180, इसी दो वैल्यू पे होगा। तो 0 पे या तो स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए इक्विलिब्रियम, और 180 पे भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, एनर्जी से। एक टर्म पढ़े थे हम लोग कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी ज्यादा है यानी कि मोर एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, लेस स्टेबल। और लेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, मोर स्टेबल। यानी कि जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तब उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में देखो, यहां पे इस केस में स्टेबल, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में, मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, जब थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो यहां से सिंपल सा कंडीशन आ गया कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो वो किसका कंडीशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। यहाँ पे भी तो नेट टॉर्क 0 होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, अनस्टेबल केस मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 180। कुछ सोचना ही नहीं है, उतना देखना ही नहीं था कब डिस्प्लेस करेंगे, कब मीन पोजीशन पे आएगा, कब नहीं आएगा, कब दूर जाएगा। डायरेक्ट एनर्जी से बता सकते हैं। जब एनर्जी मिनिमम होगा यानी कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जब उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तब वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर बात, समझ में आया। वही कंसेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको ज्यादा इजी से, अगर नहीं समझना है, सिर्फ फॉर्मूला से की तरीके से देखना है, जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग देखना है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। अगर उसको फिल करना है तो वहां से फिल करके देख सकते हैं। कैसे भी देखिए, ये हमारा वहां से इजीली हम लोग क्या देख सकते हैं, वहां से हम लोग उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्लियर है बात। रफ करें, चलो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ठीक ही ज्यादा हुआ आज। चलो एक हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या रखे हैं, थोड़ा सा इजी दे देते हैं। चलो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट है, इनिशियली ऐसे रखा हुआ है। ये क्या हुआ, प्लस क्यू चार्ज, ये क्या हुआ, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। मास कितना है, m, इसका भी मास कितना है, m। ये हमारा o हो गया, ये भी डिस्टेंस a दिया है, ये भी डिस्टेंस कितना दिया है, a। हमसे क्या बोला है, यहां से इसको रिलीज करते हैं। इफ सिस्टम इज रिलीज एट
position. Then find the angular speed of system when dipole moment is पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल मोमेंट है जो है वो कहाँ पे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। क्या दिया है, डाइपोल कितना दिया है, डाइपोल पे चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, मास कितना है m दिया है, सेंटर है O, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया है E दिया है। तो हमसे पूछा है कि जब ये रोटेट होगा, ऑब्वियसली बात है रोटेट होगा ऐसे आएगा, जब ये ऐसे आता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है इसका डाइपोल मोमेंट, तब हमको क्या बताना है, तो बताना है कि इस डाइपोल का स्पीड कितना होगा, कौन सा स्पीड, एंगुलर स्पीड। चलिए कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कीजिए, बन गया, कैसे बनेगा बताइए। आई थिंक बन गया होगा, कैसे बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये यहां से यहां तक जो रोटेट हो रहा है किसकी वजह से रोटेट हो रहा है, टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी सिस्टम पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो रहा है तो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। किसी भी पोजीशन पे उस सिस्टम का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर बात। यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यानी कि यहाँ पे जितना सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी है इस पोजीशन पे, और जब ये यहाँ पे आएगा इसके पैरेलल आ जाएगा इस पोजीशन पे, लिख दो यहाँ पे ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इसको क्या बोलते हैं सेकंड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन। यानी कि दोनों पोजीशन पे जो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगा, कंजर्व। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रिलीज करने का मतलब, यहाँ पे इनिशियल ओमेगा कितना है, 0। रोटेशनल है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, कितना होता है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0। लिखना चाहते हो तो लिख दो, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी ई इंटू कितना, कॉस थीटा, कॉस कितना 90 डिग्री, प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे, माइनस पी ई इंटू कॉस, कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है। अब ओमेगा का वैल्यू 0 है तो टोटल टर्म कितना 0, ये भी टर्म कितना 0। अब ये माइनस से इधर आके कितना हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा पी ई इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ आई कितना होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। अरे अभी बोले बाबू ये ए है ये एम है तो कितना हो गया, एम इंटू ए स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा एम इंटू ए स्क्वायर। अरे डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो ना यार, एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एम इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2ma स्क्वायर। उसी टाइम से लिख रहे हैं तो आई कितना हो जाएगा 2m इंटू कितना ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या होता है q इंटू 2a, तो ये क्या हो जाएगा q इंटू 2a इंटू ई कॉस 01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू कितना ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। एक ए से ये क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 2qe डिवाइडेड बाई कितना हो गया ma, यानी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 2qe डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m। ये हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही टॉर्क भी निकाल सकते हैं, सॉरी फोर्स भी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं टॉर्क का। किसी भी टाइम जो टॉर्क का वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देंगे।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म जो होता है उसका क्वेश्चन आता नहीं है बेसिकली। अगर उसका क्वेश्चन होगा तो उसका क्वेश्चन कुछ सिंगेज वगैरह में है, वो करवा देंगे आगे चल के। जब चैप्टर लास्ट होगा उस वक्त ऐसे इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है, मेंस लेवल तक तो आता नहीं है। एडवांस में अगर आएगा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आगे करेंगे। बाकी जो हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें टॉर्क भी ऐसे ही निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही निकालेंगे। मेनली कंसेप्ट था इसका इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम समझ में आया कि स्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, जब पी और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है। अनस्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब पी और ई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर बात। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर का एचसीबी के अकॉर्डिंग जो आखिरी चैप्टर है वो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कल इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे, उससे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। एक दिन इस पर क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद इसका डाउट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। गुड बाय।